दोस्तों, इस वीडियो के बारे में तो आगे बात होगी ही, मगर उससे पहले मैं आप लोगों को ज़रा थोड़ा पीछे लेकर चलना चाहता हूँ। आप में से शायद बहुत सारे लोगों को याद भी हो और शायद बहुत सारे लोगों को याद ना भी हो। 15 मार्च 2019 यानी आज से लगभग 5 साल पहले न्यूजीलैंड देश में दुनिया को हिला देने वाला एक आतंकवादी इंसिडेंट हुआ था। दिन था जुमे का, वक्त था 1:30 से लेकर 2 बजे के बीच का, कि जब एक आतंकवादी ने ख़तरनाक ऑटोमेटिक गन की मदद से एक के बाद एक 2 मस्जिदों में जाकर वहां पर शूटिंग करनी शुरू कर दी थी। इस ख़तरनाक आतंकवादी हमले में लगभग 51 के करीब लोग शहीद हुए थे, जिसमें से बूढ़े, बच्चे, औरतें, जवान सब शामिल थे, जबकि 89 के करीब यानी 89 के करीब लोग जख्मी भी हुए थे। वैसे तो ये आतंकवादी हमला ही न्यूजीलैंड और बाकी पूरी दुनिया को हिला देने वाला था, लेकिन न्यूजीलैंड के आम लोगों के लिए एक और चीज़ जो उन्हें परेशान कर देने वाली थी, वो ये कि ये सब कुछ उनके देश में हुआ है, उनके उस न्यूजीलैंड में जिसको दुनिया में शांति का सिंबल माना जाता है, जिसका नाम हमेशा दुनिया के उन टॉप 3 देशों में आता है कि जो सबसे ज़्यादा पीसफुल, सबसे ज़्यादा शांति प्रिय हैं। इसलिए उस समय न्यूजीलैंड में चाहे फिर वहाँ की गवर्नमेंट हो या वहाँ की बाकी एडमिनिस्ट्रेशन हो या आम लोग हों, सभी ने खूब बढ़ चढ़कर जिस तरह से भी मुमकिन था उन लोगों ने उन फैमिलीज़ के साथ हमदर्दी का इजहार किया कि जिन फैमिलीज़ के लोग इस ख़तरनाक हमले में शहीद हुए थे। और उसी वक्त ही ये कुछ ख़ास वीडियोस और फ़ोटोज़ भी सामने निकल कर आए थे कि जो पूरी दुनिया के मीडिया में छाए रहे थे। वैसे तो पहली नज़र में ही आप लोगों को देखकर ये महसूस हो चुका होगा कि ये कुछ और नहीं है बल्कि न्यूजीलैंड के जो कबीलाई लोग हैं उनकी वही कल्चरल एक्टिविटी है कि जो पिछले कुछ वक्त से दुनिया भर में काफ़ी चर्चाओं में है। ख़ास तौर से पार्लियामेंट के अंदर उनके यहाँ की जो एक यंग लेडी एमपी है उसके द्वारा करने की वजह से तो ये कुछ ज़्यादा ही इंटरनेशनल मीडिया में छाया हुआ है। इसको हाका कहा जाता है और बिल्कुल यही चीज़ ही उस वक्त भी नज़र आई थी कि जब न्यूजीलैंड में मस्जिद के अंदर ये ख़तरनाक आतंकवादी हमला हुआ था। इसके बाद वहाँ के न सिर्फ बहुत सारे स्टूडेंट्स बल्कि बाकी नौजवान लोगों की तरफ से अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मौक़ों पर ये हाका या फिर ये कल्चरल एक्टिविटी की गई थी। मगर अब सवाल ये है कि आखिर बड़ी ही अजीबोगरीब दिखने वाली ये एक्टिविटी है क्या, ये क्यों की जाती है और न्यूजीलैंड के जो लोग इसको करते हैं वो लोग कौन हैं, और ख़ास तौर से वहाँ की ये जो यंग लेडी हैं, ये जो एमपी हैं जिसका न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट के अंदर अचानक से हाका करने का वीडियो अभी 2-3 दिन पहले तो वायरल हुआ ही है, मगर उससे पहले भी एक बार और वायरल हो चुका है। वो कौन है, इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मगर उससे पहले मेरी आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मुद्दे पर वापस आएं तो पहले नज़र डालते हैं न्यूजीलैंड देश के ऊपर की जो दुनिया के नक्शे में अगर आप लोग देखेंगे तो कुछ ज़्यादा ही अलग थलग है, बल्कि उस ऑस्ट्रेलिया से भी हज़ारों किलोमीटर दूर मौजूद है कि जो ऑस्ट्रेलिया खुद बाकी दुनिया से कटा हुआ नज़र आता है। ये एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा देश है कि जिसके बारे में कहा जा सकता है कि जहाँ पर इंसान सबसे ज़्यादा बाद में जाकर आबाद हुए। ये देश कुदरती हुस्न से माला माल है। मौसम भी लगभग यूके की तरह यानी इंग्लैंड की तरह होता है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी काफ़ी कम है और शॉर्ट होती है। लंबे वक्त तक सर्दियाँ रहती हैं और उसमें भी लगभग साल के ज़्यादातर दिनों में बारिश नज़र आती है। भेड़ बकरियां बड़ी तादाद में हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत से परिंदे और जानवर आपको यहाँ पर नज़र आएंगे कि जो बाकी दुनिया के इलाकों में नहीं देखे जा सकते। इंटरेस्टिंग बात यह है कि न्यूजीलैंड देश की जो आबादी है वो आज भी काफ़ी कम है, जो लगभग 5 से 6 मिलियन के बीच आंकी जाती है।
और जाहिर है इतनी आबादी तो जो दुनिया के बहुत सारे मशहूर शहर हैं उनकी होती है, और उसमें भी ऊपर से ये कि न्यूजीलैंड लगभग 80% आज भी खाली पड़ा है। मतलब जो आबादी है भी वो ज़्यादातर ऊपर के ही छोटे से हिस्से में रहती है, और उस छोटे से हिस्से में भी ज़्यादातर आबादी सिर्फ एक शहर यानी कि ऑकलैंड के अंदर रहती है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि न्यूजीलैंड इतनी ज़्यादा दूर मौजूद है, समुंदर में बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है, तो आखिर इंसान यहाँ तक पहुँचे कैसे थे? अगर आप लोग इस सवाल का जवाब गूगल के अंदर सर्च करेंगे तो जवाब है एक डच एक्सप्लोरर ढूंढते हुए इस जजीरे तक पहुंचा। उसने ही इसकी खोज की थी, और फिर एक सदी के बाद मतलब 18वीं सदी में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर भी यहाँ पर पहुंचा था, और उसके बाद ही फिर धीरे धीरे यूरोप से यहाँ पर बहुत सारे लोग आने लगे थे, यानी सेटलर्स आने लगे थे, और यहाँ पर लोगों ने बसना शुरू किया और ये देश बनता चला गया। हालांकि दोस्तों ये सब कुछ हुआ तो था, लेकिन ये बात फिर भी पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास इस इलाके में तो पिछले हज़ारों साल से ही बहुत सारे लोग रहते आ रहे थे, और ये वही कबीलाई यानी ये वही ट्राइबल कम्युनिटी थी कि जिसको माओरी के नाम से जाना जाता है। माओरी लोगों के इतिहास के मुताबिक इनका एक सरदार हुआ करता था जिसका नाम कपी था। उसने ही 750 ईस्वी में सबसे पहले न्यूजीलैंड के इस इलाके की खोज की थी। मतलब किसी आसपास के टापू से वो यहाँ पर पहुँचा था, और उसको ये पसंद आया, इसलिए उसने अपने कबीले वालों को धीरे धीरे इस इलाके में लाकर आबाद करना शुरू कर दिया। और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इस कबीले के सारे लोग यहाँ पर आकर सुकून से रहने लगे। अगले 800 से 900 साल तक ये लोग ऐसे ही रहे, मतलब अमन शांति से रहे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ सुकून में था। लेकिन तभी 1642 में अचानक से वो दिन आया कि जब इन लोगों के लिए सब कुछ बदल गया। ये वही दिन था कि जिसकी बात हमने पहले की है। मतलब एक डच एक्सप्लोरर किसी न किसी तरीके से भटकते हुए इस टापू तक पहुंच गया। इस बंदे ने अपने लोगों के साथ मिलकर न्यूजीलैंड में घुसने की कोशिश की, लेकिन वहां के जो लोकल लोग थे उन्होंने उनसे जंग की और इनको मारकर भगा दिया। मगर याद रहे कि ये वो दौर था कि जब ऑलरेडी यूरोप के अंदर फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, यूके सभी के बीच इस बात को लेकर होड़ मची हुई थी कि एक बहस चल रही थी कि किसका एम्पायर कितना बड़ा होगा और कौन दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा इलाके पर कब्ज़ा कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े इलाके पर अपनी कॉलोनी बना लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना ग़ुलाम बना लेगा। इसी बहसबाजी में ये लोग दुनिया के न सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों को कॉलोनाइज़ करने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि नई नई ज़मीनें भी खोज रहे थे। जैसे जैसे अब 100 से 125 साल का दौर गुजर चुका था, मगर किसी ने भी दोबारा से न्यूजीलैंड की तरफ जाने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। लेकिन 1769 में एक बार फिर से ब्रिटेन का एक अफसर जिसका नाम जेम्स कुक था, वो अपने लोगों के साथ यहाँ पहुँचने में कामयाब रहा। लेकिन हुआ फिर से एक बार वही, मतलब कि माओरी लोगों ने इन लोगों से भी जंग करके इनको मारकर भगा डाला। लेकिन इस बार इस बंदे ने ये जो पूरा सफ़र किया था इसको बड़ी ही डिटेल के साथ नोट किया था, न्यूजीलैंड का पूरा नक्शा बनाया था, उसकी पूरी लोकेशन को अच्छी तरह से समझा था, जिसकी वजह से जब वो बाद में वापस लौट कर आया तो उसने इन तमाम चीज़ों को पूरी दुनिया के सामने शेयर कर दिया। पूरी दुनिया को इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ दे दी। नतीजा ये हुआ कि अब तो हर गुजरते वक्त के साथ यूरोप से बढ़ चढ़ कर लोग इस इलाके में आने लगे, और अब जब ज़्यादा लोग आ रहे थे तो जाहिर है माओरी लोग उनको रोक भी नहीं सकते थे। कुछ वक्त के अंदर ही यूरोपियन लोगों की यहाँ पर एक बड़ी आबादी आ चुकी थी, और यूरोपियन लोगों ने बिल्कुल वैसे ही कि जैसा इंडिया में या बाकी इलाकों में किया था, इनको बिजनेस, प्रॉफिट, ट्रेड, इन सब चीज़ों का लालच देना शुरू किया और यहाँ पर अपने पोर्ट वगैरह बनाने शुरू कर दिए। अगले कुछ दशकों के अंदर ही ब्रिटेन का इसके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल हो चुका था
और फिर 1840 में इन्होंने जो माओरी लोग थे उनके साथ एक डील की, एक एग्रीमेंट किया कि जिसको ट्रीटी ऑफ वाटा के नाम से याद किया जाता है। इस ट्रीटी के बाद माओरी लोगों का ये जो पूरा टापू था, ये जो पूरा न्यूजीलैंड था, ये अब ब्रिटेन का ही हिस्सा बन चुका था। इस वक्त तक जो माओरी लोग थे उनकी यहाँ पर लगभग 2 लाख के करीब आबादी हुआ करती थी, जो अगले 100 साल के अंदर बढ़ने की बजाय घटकर सिर्फ और सिर्फ 40,000 रह गई। और ये जो इतनी तेज़ी के साथ आबादी घटी, इसके पीछे 2 बड़ी वजह थी। पहली वजह तो ये थी कि क्योंकि ये कबीलाई लोग पिछले कई 100 साल से उस न्यूजीलैंड के इलाके में रह रहे थे कि जो दुनिया से बिल्कुल अलग थलग था, बहुत ज़्यादा नेचुरल था, कुदरती चीज़ों से मालामाल था। तो इसीलिए बाकी दुनिया और स्पेशली यूरोप के लोग जब बढ़ चढ़कर वहाँ पर एकदम से पहुँचना शुरू हुए तो उनके साथ बहुत सारी बीमारियाँ भी पहुँचीं। और जब ये बीमारियां उन लोगों को लगीं तो जाहिर है उनकी बॉडी इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं थी। उनका इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी वीक था, जिसकी वजह से बड़ी तेज़ी के साथ बहुत सारे माओरी लोगों की मौतें होना शुरू हो गईं। ये कुछ वैसा ही है कि जैसा हमने अमेरिका के इतिहास के बारे में पढ़ा है कि जब वहाँ पर भी यूरोपियन लोग पहुँचना शुरू हुए थे तो वहाँ की जो लोकल आबादी थी वो ख़तरनाक बीमारियों की वजह से मरना शुरू हो गई थी। हालांकि दोस्तों, माओरी लोगों की ये आबादी अचानक से कम होने के पीछे एक और भी बड़ी वजह थी, और वो वजह ये थी कि क्योंकि न्यूजीलैंड का वो पूरा इलाका जो पिछली कई सदियों से पीसफुल था, वो अचानक से 19वीं सदी में पहली बार मैदान जंग बन गया। हुआ ये कि जब 1840 में ट्रीटी ऑफ वाइट भी हुई तो माओरी के आम लोगों ने उसको मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि इस तरह से ये लोग एक एक करके हमारे इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि माओरी और ब्रिटिशर्स के बीच जंगें होना शुरू हो गईं। ये जंगें अगले लगभग 40 साल तक चलती रहीं और इसमें हज़ारों माओरी लोग मारे गए, और मारे भी क्यों न जाते, क्योंकि जहां एक तरफ वो ब्रिटिशर्स थे कि जिनके पास उस दौर के एडवांस हथियार थे, बंदूकें थीं, तोपें थीं, तो वहीं दूसरी तरफ माओरी के वो कबीलाई लोग थे कि जिनके पास तीर कमान हुआ करता था। तो तीर कमान वाले लोग बंदूक वालों से कैसे मुकाबला कर सकते थे। आखिरकार 1831 में जाकर ये सब कुछ ठंडा पड़ा, क्योंकि जब तक माओरी के जो बड़े बड़े सरदार थे, जितने भी इस पूरे मूवमेंट के मास्टरमाइंड थे, उन सभी की मौतें हो चुकी थीं। लेकिन ब्रिटेन को भी ये बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी कि यहाँ पर बगैर माओरी लोगों के समर्थन के हुकूमत नहीं की जा सकती है। इसीलिए इन्होंने अब एक नई तरीके से काम करना शुरू किया, और अब जितने भी प्रोजेक्ट होते थे, जितने भी पद होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई चीज़ें होती थीं, सभी में ही माओरी लोगों को भी शामिल किया जाने लगा। इस तरह से अब न्यूजीलैंड ने ब्रिटेन से आज़ादी हासिल करने की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था। आज के दौर में जब दुनिया के ज़्यादातर लोग न्यूजीलैंड को एक कंप्लीट आज़ाद देश ही समझते हैं और दूसरी तरफ ब्रिटिश एम्पायर भी ख़त्म हो चुका है, तब भी आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड का जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो दरअसल वही रानी या वही राजा होता है कि जो ब्रिटेन का होता है। मतलब किसी न किसी तरीके से आज भी न्यूजीलैंड ब्रिटेन के ही अंडर में है। साथियों, अब अगर आज के दौर की न्यूजीलैंड पर नज़र डालें तो इसमें जो माओरी कबीले के लोग हैं उनकी आबादी काफ़ी कम है, और अगर नंबर्स में देखें तो ये देश की टोटल आबादी का सिर्फ 20% बनते हैं। और यही लोग कि जो दरअसल न्यूजीलैंड के असली निवासी हुआ करते थे, आज के दौर में सबसे ज़्यादा पीछे माने जाते हैं। मतलब उनके साथ न सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह की खबरें आ जाती हैं, बल्कि चाहे एजुकेशन हो या फिनेंशियल कंडीशन हो, हेल्थ केयर का मामला हो, हर मामले में ही इस कबीले के लोग सबसे पीछे नज़र आते हैं। और ये जो हाका है, मतलब ये जो कल्चरल डांस है, ये कह सकते हैं ये जो तराना है, ये भी इन्हीं कबीले के लोगों का है। इनके मुताबिक इनके जो पूर्वज हुआ करते थे वो जब भी जंग वगैरह किया करते थे या कोई और बहादुरी और जज्बे का काम किया करते थे तो उससे पहले ये काम किया करते थे।
अब ये जो 14 नवंबर को न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट की वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें देखा जा सकता था कि न्यूजीलैंड की एक जो यंग लेडी एमपी है, उन्होंने अचानक से हाका करना शुरू कर दिया था, जिससे वहाँ पर जो स्पीकर थे उनके भी होश उड़े उड़े से नज़र आ रहे थे। वो दरअसल हुआ ये था कि न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट के अंदर एक नया बिल लाया गया है, जिसके ज़रिए से उस ट्रीटी में, उस डील के अंदर अमेंडमेंट किया जा रहा है, बदलाव किया जा रहा है कि जो ब्रिटेन और माओरी लोगों के बीच लगभग आज से 184 साल पहले हुई थी। हाँ दोस्तों, वही ट्रीटी कि जो 1840 में हुई थी और जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसमें बिल लाकर बहुत सारे बदलाव करने की कोशिश की जा रही है, जिसका जाहिर है माओरी लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं। और ये जो यंग लेडी हैं कि जो न्यूजीलैंड के पूरे इतिहास की अभी तक की सबसे कम उम्र की एमपी भी हैं, जिनका नाम हाना रोहिती है। ये दरअसल माओरी कम्युनिटी से ही बिलोंग करती हैं, इसलिए इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर न सिर्फ इस बिल का विरोध किया, बल्कि हाका शुरू करते हुए उस बिल को ही फाड़ डाला। जिसके बाद अगर आप लोगों ने वीडियो देख रखी है तो पता होगा कि स्पीकर ने पार्लियामेंट को ही सस्पेंड कर दिया। वैसे यहाँ पर ये बात भी ऐड करना ज़रूरी है कि हाना रोहिती ने पार्लियामेंट के अंदर ये हाका पहली बार नहीं किया है, बल्कि कुछ महीने पहले ये उस वक्त भी दुनिया भर में सुर्खियों में आ गई थी कि जब इन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद अपनी पार्लियामेंट की पहली स्पीच में ही हाका किया था और दुनिया की इस नई जनरेशन को पहली बार इस चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाया था। माओरी कम्युनिटी से आने वाली ये जो एमपी हैं, इनकी उम्र अभी भी सिर्फ 22 साल है। इसलिए न्यूजीलैंड के 200 साल के पूरे इतिहास में सबसे कम उम्र में एमपी बनने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। फिलहाल दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपके दिमाग में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सवाल थे, आपको इस वीडियो के ज़रिए से उन सभी के सवाल मिल चुके होंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।